नमस्कार साथियों। मैं हूं दिनेश। स्वागत करता हूं एक नए लेक्चर में, नए सेशन में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में। साथियों, हमने इनकी बेसिक जो परिचय है, बुनियादी जो इनकी जानकारी है, परिचय है, बचपन का जीवन, शिक्षा दीक्षा के आगे की जो क्रांतिकारी चरण रहते हैं, कैसे अलग अलग लोगों के प्रभाव पड़ते हैं और किस तरीके से जीवन इनका आगे बढ़ता है, उसको हमने देखा था। अब आगे की जो हमारी क्लास होगी वो होगी इनके मुख्य अलग अलग जो रचनाएं हैं, अलग अलग जो क्रियाएं हैं, उन पर होने वाली अलग अलग सिद्धांतों पर। शुरुआती चरण में हमने ये देखा था कि इनका जो प्रारंभिक जीवन है वो महाराष्ट्र के नासिक में जैसे इनका जन्म होता है। ठीक है, नासिक के पास में, वहाँ पे उसके बाद जो है फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा दीक्षा, फिर उसके बाद इनको कुछ घटनाएं होती हैं, विदेशी वस्तुओं को जलाना पुणे में, कि मुख्य रूप से पुणे और नासिक एरिया में अगर बात करें तो यहाँ पे एक और बात यहाँ पे है कि चापेकर बंधुओं का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बचपन से ही। जब उनको फांसी दे दी जाती है तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा अलग तरीके का पड़ता है। चरण एक में ही हम देखते हैं कैसे ये इनको मित्र मेला, अभिनव भारत जैसी अलग अलग संस्थाएं जो हैं बनाने का जो एक इनका को श्रेय दिया जाता है या इनका जो है योगदान रहता है। उसके बाद चरण दो में ये छात्रवृत्ति श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्राप्त करके कहाँ जाते हैं, लंदन पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं। के बाद फिर इंडिया सोसाइटी में भी, इंडिया हाउस में भी इनकी गतिविधियां चलती रहती हैं। लंदन में जब प्रवास कर रहे थे तो अभी उनके ऊपर कुछ आरोप लगते हैं बल्लाल ढींगरा के द्वारा। यहाँ पे उनके जो शिष्य थे उन्होंने जब कर्जन वायली की हत्या कर दी तो उनके ऊपर आरोप लगे। साथ ही एक और खतरनाक बात ये हुई, एएमडी जैक्सन की हत्या की गई नासिक षड्यंत्र केस में। तो सावरकर से जुड़े हुए जो कुछ तार थे, कोई कुछ ऐसी चीजें थी जो सावरकर से जुड़ रही थी, सावरकर जी को यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। उनको वापस लाया जाता है एसएस मोरिया नाम के जहाज में। जब फ्रांस के मर्सिली बंदरगाह पर रुकता है तो वहां से वो कूद जाते जहाज से और भागने की कोशिश करते हैं, पकड़े जाते हैं। उनका केस चलता है हैग इंटरनेशनल कोर्ट में, जहाँ उनको जो है ब्रिटिश हिरासत में भेज दिया जाता है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत जाते हैं केस और उसके बाद उनको अंडमान की सेल्युलर जेल में रखा जाता है। सेल्युलर जेल में रहने के बाद उनका जो हिंदुत्व की विचारधारा है, वहाँ पे जो कविताएं हैं वो सब लिखते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा का जागरण होता है। और बाद में जब उन्होंने कुछ स्तर पे क्या है कोई ना कोई स्टेप उठाए, उनके व्यवहार को देखते हुए यहाँ पे अंग्रेजों ने उनको यहाँ पे नजरबंदी रत्नागिरी में ला करके इनको ट्रांसफर कर दिया और नजरबंदी की उनकी। बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ स्तर पे जो है अंग्रेज सरकार को कुछ वादे के माध्यम से अपनी रिहाई को सुनिश्चित करवाया और समाज सुधार में लग गए। इस चरण में उन्होंने अंडमान शहर में, अंडमान में भारत, अंडमान से भारत लाया गया। 1924 में कुछ शर्तों पर उनको रिहा किया गया कि शर्तों पर इनको रिहा किया जाएगा, राजनीति में भाग नहीं लेंगे, रत्नागिरी जेल से बाहर नहीं जाएंगे, मतलब जिले से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, ये होगा। और साथ ही उन्होंने फिर जब बाहर रहते तो उन्होंने जाति उन्मूलन के काम में काम किया। पतित पावन मंदिर 1931 में बनवाया, सहभोज इंटर डाइनिंग को बढ़ावा दिया। मतलब एक प्रकार से वो अच्छे काम की जिससे कहीं कहीं जातिवाद समाज में सुधार हो सके, जातिवाद दूर हो सके, धर्म सुधार हो सके और जो गलत चीजें हैं वो गलत चीजें रुक सकें। तो इस प्रकार से उनकी चीजें आगे बढ़ती हैं। उन्होंने हिंदुत्व यानी हिंदू कौन है 1923 में इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया। और साथ ही यहाँ पे जो लिखा ना, ये छद्म नाम मराठा, मराठा नाम से भी उन्होंने इसका प्रकाशन करवाया। हिंदुत्व हिंदू कौन है, ठीक है, हिंदुत्व हिंदू कौन है 1923 में। और साथ में यहाँ पे जो सहभोज है, पतित पावन मंदिर है, ये पतित पावन मंदिर 1931 और ये 1923, ठीक है। बीच में बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना पड़ेगा। जब वो हिंदुत्व की व्यवस्था करें, शुरुआत करेंगे, तो वो शुरुआती जो समाज सुधार की बातें वो उसमें करेंगे। फिर बाद में उनको पता चलता है कि जातियां बहुत खतरनाक स्तर पर फैली हुई है हमारे हिंदू समाज में, उनको ठीक करना पड़ेगा, इसलिए वो पहला काम पतित पावन मंदिर में करते हैं। हिंदू महासभा और अंतिम जीवन 1937 1966 के बीच में क्या होता है, उनके सक्रिय राजनीति का दौर शुरू हो जाता है। मतलब एक प्रकार से अब उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। हिंदू महासभा में अध्यक्ष बनते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत को जो क्या करते हैं, वो उन्होंने बताया कि विभाजन के पक्षधर नहीं है, लेकिन अखंड भारत में हिंदू प्रभुत्व चाहते हैं। अगर जरूरत पड़ती है किसी खास प्रकार की यहाँ पे देश की, तो यहाँ पे जो है एक अलग हिस्सा जो है इस प्रकार की मुसलमान कम्युनिटी को या इस्लाम की कम्युनिटी को दे देना चाहिए। मतलब ये है कि 1937 में कर्णावती अहमदाबाद में अधिवेशन उन्होंने कहा कि वो हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र ही हैं, ये प्रकार है, क्योंकि हिंदू अपनी अलग जिंदगी जी रहे हैं, मुसलमान अलग जिंदगी जी रहे हैं, उनको एक दूसरे से मतलब ही नहीं है। तो एक देश में एक प्रकार की जो है वेशभूषा में रहने वाले लोग भी यहाँ पे, खान पान करने वाले लोग भी यहाँ पे, एक ही देश में रहने वाले लोग भी दो अलग देशों में रह रहे हैं। अगर हिंदू यहाँ रहते हैं तो मुसलमान उधर रहते हैं, मुसलमान इधर रहते हैं तो हिंदू उधर रहते हैं। मतलब एक दूसरे से कनेक्शन बिल्कुल है ही नहीं। शहर शहरों में हिंदू जो है मुसलमान बटे हुए हैं। तो अपने आप में भारत जो है ना,
हर एक शहर में जो है दो अलग राष्ट्र को यहाँ पे क्या कर रहा है, दो अलग धर्म के नाम पे अलग राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, क्योंकि फूट इतनी ज्यादा डल चुकी है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें 1962 में, तो उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि हिंदुओं से सेना में भर्ती होकर के सैन्य प्रशिक्षण सेना लेने का उन्होंने आह्वान किया, मिलिट्राइज करने की बात की कि मिलिट्राइज हो जाना चाहिए, हिंदुओं का सैन्यकरण हो जाना चाहिए। तो सैन्यकरण वाली बात आपसे पूछी जा सकती है। फिर हमने प्रभाव गांधी की हत्या से जुड़ा उनके जो उनको कुछ जोड़ा जाता है, लेकिन बाद में उनको गिरफ्तार करके उनको बाद में फिर रिहा कर दिया जाता है। सावरकर की विचारधारा को हम बिल्कुल तीन बिंदुओं पे अगर समझे, तो वो राष्ट्र को इंपॉर्टेंस देते हैं, भौगोलिक इकाई सिंधु से सागर तक की, जाति को एक ही रक्त संबंध, जाति को भी आधार पे कहते हैं, जाति कोई अलग से क्या है चीज नहीं होती है, बस सभी एक ही रक्त संबंध के लोग यहाँ पे जाति के आधार पे होने चाहिए। साझा संस्कृति के बारे में कहते हो, इतिहास के बारे में भी कहते हैं वो। प्रभाव अगर हम देखें तो जोसेफ मैजनी का यंग इटली का प्रभाव, उसके बाद जोसेफ मैजनी के बाद यहाँ पे जो यंग इटली का प्रभाव पड़ा, उसी से आधार पे उन्होंने अभिनव भारत 1904 में स्थापना करवाई इसकी। उसके बाद आता है चापेकर बंधु, जिन्होंने यहाँ पे क्या किया था, जो है कमिश्नर रैंड की हत्या की थी, जिसके बाद उनको फांसी दे दी जाती है, जैसे दामोदर चावरकर और चापेकर और यहाँ पे बालकृष्ण चापेकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नाम आता है बाल गंगाधर तिलक, जो उनके क्या थे, राजनीतिक गुरु थे, और शिवाजी छात्रवृत्ति जो उनकी जो है तिलक द्वारा यहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा दिलवाई जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है हिंदू पथ पातशाही के रूप में यहाँ पे इनकी अवधारणा को इन्होंने प्रतिपादित किया था, ठीक है। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर और बेंथम जैसे लोगों का प्रभाव पड़ता है, उतना ज्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन हम कहेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, तर्कवादी हो जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद 1857 क्रांति की घटना का प्रभाव पड़ता है, उनको समझ में आता है कि यहाँ पे केवल एक सिपाही विद्रोह नहीं था ये, बल्कि धर्म और स्वराज के लिए लड़ा गया एक विद्रोह था, एक क्रांति थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये कहलाता है। बंगाल विभाजन की बात करें, इस घटना ने स्वदेशी का पाठ पढ़ाया, ठीक है, ये बात है, आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 1905 में 7 अक्टूबर के दिन हुआ था। उसके बाद मदन लाल ढींगरा, जिसने क्या किया था, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कर्जन वायली, उनकी हत्या की थी। इसके बाद इनका प्रभाव भी जो है पड़ता है, और इनको इनसे लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है कि इनका भी योगदान है कर्जन वायली की हत्या में सावरकर का। साथ में यहाँ पे वैचारिक परिवर्तन के रूप में अगर हम देखें, तो अंडमान जेल का बहुत बड़ा योगदान रहता है, वहाँ पे हिंदुत्व की जो विचार है उनके दिमाग में पनपे, उनके दिल में पनपे, और जब तक हिंदू समाज जाति पाति में बटा है रहेगा, तब तक एक राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं होगा, तब तक वह गुलाम ही रहेगा। तो इस प्रकार की बात उन्होंने बोली थी, ठीक है। खिलाफत आंदोलन और मोपला विद्रोह, गांधी जी के खिलाफत आंदोलन और मोपला विद्रोह में कहीं ना कहीं उनको जो है बहुत बुरी एक अनुभव की प्राप्ति हुई, कि कैसे खिलाफत आंदोलन में हिंदुओं ने सपोर्ट, गांधी जी ने सपोर्ट किया, उनके साथ हिंदुओं ने भी सपोर्ट किया इस्लाम को या मुसलमान के आंदोलन को, तुर्की में खलीफा की सत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ सब जो है आंदोलन किया हिंदुओं ने। लेकिन मोपला विद्रोह के टाइम पे जब केरल में यहाँ पे जो विद्रोह हुआ हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के द्वारा, तो इस वजह से उनका जो है देश में जो तुष्टिकरण की भावना है, वो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये जो है हिंदुओं का यूज किया जा रहा है, इसलिए हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए सैन्यकरण की तरफ बढ़ना चाहिए, सैन्यकरण का एक जो है सहारा लेना चाहिए। ये बातें हमने पढ़ी थी। क्वेश्चन जो है जनरली ऐसे ही आते हैं कि अभिनव भारत किसकी तर्ज पे बनी, तो जोसेफ मैजनी इटली के तर्ज पे, जैसे यंग इटली बना वैसे ही यंग यहाँ पे भारत अभिनव भारत बना। सशस्त्र क्रांति की शपथ क्यों ली सावरकर ने, क्योंकि वो चापेकर बंधुओं की यहाँ पे शहादत से बहुत ज्यादा क्या थे, विचलित हो गए थे। छात्रवृत्ति किसने दिलवाई, बाल गंगाधर तिलक से, तिलक द्वारा, यहाँ पे किसके सिफारिश है, तिलक की सिफारिश है, किसके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा की सिफारिश के द्वारा है। हमें यहाँ पे सावरकर वैज्ञानिक सोच वाले क्यों थे, क्योंकि अल्बर्ट स्पेंसर का प्रभाव था, बेंथम का प्रभाव था यहाँ पे। साथ में सावरकर हिंदू राष्ट्रवादी कब बने, तो अंडमान जेल और मोपला विद्रोह के माध्यम से बने। चलिए ये डिस्कशन हो जाता है, अब पढ़ेंगे आज हम इनकी रचनाएं। तो रचनाओं में हम बात करें तो इतिहासकार भी थे, कवि भी थे, और ये नाटककार भी थे। मतलब इनके जो है बातें हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि राजनीतिक रूप से ही दिखने को मिलती है, कि राजनीतिक रूप से ही कोई ना कोई विचार दिखने को मिल रहा है, इतिहास में, कविताओं में, और यहाँ पे राजनीति में इनके जो विचार है वो देखने को मिलते हैं, इनकी हर प्रकार की विषय वस्तु हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पे हमें इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की किताब मिलेगी। अब इस किताब को आप पढ़ोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, तो क्रांति क्या थी, आखिर सिपाहियों का विरोध विद्रोह था, जमींदारों का विद्रोह था, बड़े बड़े राजाओं का विद्रोह था, या हर एक व्यक्ति का था, समग्र रूप से एक सभी के द्वारा लड़ा गया एक क्रांति थी, विद्रोह था। तो यहाँ पे बहुत डिटेल में
सावरकर ने बताया है या सावरकर जी ने बताया है कि जो ये सशस्त्र विद्रोह है 1857 का विद्रोह है, कोई सिपाही विद्रोह नहीं है बल्कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये पुस्तक जो है ना, ब्रिटेन में प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंधित कर दी जाती है और इसे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से छापा और बांटा था। कहने वाली बात यही है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव इनका या इनके ऊपर पड़ता है यहाँ पे भारत के सिपाही विद्रोह, जिसको बाद में वो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये हमने भी पढ़ लिया था। हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, ये भी हमने देखा था कि जिसमें राजनीतिक दर्शन आधारशिला है, इसमें उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा दी। हिंदू वह है जो भारत की पितृभूमि फादरलैंड और पुण्य भूमि होली लैंड दोनों मानता है। ठीक है, तो ये हिंदुत्व वाली जो बात है, हु इज अ हिंदू, यानी हिंदुत्व या हु इज अ हिंदू, जो ये किताब है। ठीक है, एक तो पहली बात है हिंदुत्व क्या है और हु इज अ हिंदू, और हिंदू कौन है ये हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक तो होता है पितृभूमि, एक होता है पुण्य भूमि। पितृभूमि यानी कि जिसको हम बोलते हैं फादरलैंड, और पुण्य भूमि जिसको बोलते हैं होली लैंड। जिस व्यक्ति का यहाँ पे दोनों पितृभूमि भी भारत है पुण्य भूमि भारत है, तो वो कहलाएगा यहाँ पे भारतीय हिंदू। और जिसकी यहाँ पे पितृभूमि भारत है लेकिन पुण्य भूमि जो है किसी और देश में है, तो वो नहीं होगा। इस प्रकार की उन्होंने जो कैटेगराइजेशन करने की कोशिश की है, उसको और डिटेल में हम राजनीतिक सिद्धांतों में पढ़ेंगे। अभी अधूरा तरीके से हमने इसको बताया है। पुस्तक में उन्होंने दत्तनगरी में जेल में मराठा उपनाम से ये लिखी है, मराठा नाम से ये उन्होंने लिखी है। फिर एक किताब आती है हिंदू पद पादशाही। ठीक है, ये किताब आती है जो उन्होंने 1925 में लिखी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, सबसे पहली किताब है उनकी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब वहाँ पे उनको ब्रिटेन में रहते हैं, ब्रिटेन में पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, इंडिया हाउस है ना, इन सब में वो गतिविधियां कर रहे होते हैं, तब यहाँ पे किताब लिखते हैं। वापस से जब वो भारत में उनको लाया जाता है, सेलुलर जेल में रखा जाता है, और फिर जब वो हिंदुत्व की विचारधारा से परिचित हो जाते हैं, तो जेल से निकलने के बाद वो सबसे पहले किताब लिखते हैं हिंदुत्व के ऊपर। फादरलैंड होली लैंड की बात करते हैं। हिंदू पद पातशाही 1925 में लिखी है। मराठा साम्राज्य का इतिहास है इसमें। इसमें उन्होंने शिवाजी और पेशवाओं को संघर्ष का केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरे भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त कराने का राष्ट्रीय संघर्ष बताया। हिंदुओं में आत्मगौरव जगाने के लिए उन्होंने क्या किया, कैसे हमारे देश में अलग अलग शासकों ने विदेशी आक्रमणकारियों से कैसे देश की रक्षा की और देश को यहाँ पे जो है बचाने का जो है प्रयत्न किया। पेशवाओं के संघर्ष को, शिवाजी के संघर्ष को यहाँ पे बताया। तो 1925 में ये किताब लिखी है हिंदू पद पातशाही। उसके बाद आता है माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ मतलब 1927 में लिखी गई किताब है। इसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में लिखी है, अंडमान जेल के संस्मरण है ये। मतलब ये है कि जब वो अंडमान जेल में थे तो उनको कुछ यहाँ पे ऐसी घटनाएं उनकी घटित हुई। उनके जीवन में कुछ ऐसे जो है यादगार कुछ ऐसे पल थे, तो कुछ बुरे भी थे, कुछ अच्छे भी थे, कुछ ऐसे कुछ सिखाने वाले थे, कुछ यहाँ पे अनुभव के आधार पे थे। तो उन स्मरणों को उन्होंने किस किताब में लिखा है, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ 1927 की किताब है, जिसमें उन्होंने सेलुलर जेल, काला पानी कि अमानवीय तनाव, कोल्हू में बैल की तरह जुटने और कैदियों के मनोविज्ञान का मार्मिक वर्णन किया है। कि जैसे कोल्हू में उनको बैल को जोता जाता है और फिर उनको घुमाया जाता है ऐसे ऐसे। आपने देखा होगा बीच में एक पिलर लगा होता है। ठीक है, बीच में एक पिलर लगा होता है, जैसे ये चारों तरफ ये क्या है, गोला है, बीच में एक पिलर लगा होता है, इसमें ऐसे ऐसे घूमना पड़ता है इसको पकड़ के, तो पकड़ के घूमते रहना पड़ता है, जिससे क्या है, तेल को यहाँ पे जो है वो किया जाता है कि जो तेल निकाला जाता है, तेल को पिरवाया जाता है, करवाया जाता है। इस तरीके से जो अलग अलग चीजें होती ना, वो यहाँ पे करवाई जाती थी जेल के अंदर। इस वजह से ये व्यक्ति जो है वीडी सावरकर, जो बहुत ज्यादा यातनाओं से क्या है विचलित हो जाते, परेशान हो जाते हैं, वो उन्होंने चीजें इस किताब में माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ फॉर लाइफ में लिखा है डिटेल में। इसके बाद है सिक्स ग्लोरियस एपॉक्स नाम की किताब में उन्होंने हिस्ट्री के बारे में, यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया है कि भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम जो पृष्ठ हैं वो कौन कौन से हैं, उसको उन्होंने समझाया। 1963 में किताब छपी है, 1963 में छपी सिक्स ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इसमें विषय है भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन। उन्होंने इस धारणा का तोड़ा कि भारत हमेशा गुलाम रहा है। किस धारणा को तोड़ा उन्होंने, कि भारत हमेशा गुलाम रहा है। उन्होंने 6 ऐसे युगों यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, विक्रमादित्य, मराठा आदि का वर्णन किया है जब हिंदुओं ने आक्रमणकारियों को हराया। आलोचना ये कि उन्होंने अशोक की अहिंसा की नीति की आलोचना की, जिसने भारत को कमजोर किया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि सिक्स ग्लोरियस एपॉक के अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि भारत में प्राचीन कालीन जो इतिहास है वो इतना समृद्धशाली रहा है। भारत के अनेकों राजाओं ने, या कुछ मुख्य तौर पे 6 बड़े बड़े ताकतवर राजाओं के द्वारा यहाँ पे, 6 यहाँ पे बड़े बड़े ताकतवर राजाओं के द्वारा, ठीक है,
6 बड़े बड़े ताकतवर राजाओं के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, एक मिनट, चलिए, जो है यहाँ पे देश की रक्षा की जाती है। मैटर ये करता है कि देश की रक्षा को उन्होंने सबसे बड़ी प्राथमिकता दे करके देश को बचाने का काम किया। तो वो सिक्स ग्लोरियस एपॉक नाम की किताब में 6 देश के राजाओं, इतिहास में 6 देश के राजाओं या वर्णित 6 देश के राजाओं का ऐतिहासिक रूप से महत्व उनका बताया है कि कैसे उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा की है। अगर शुरुआती स्तर पे हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उसने यूनानी आक्रमणकारियों से देश को बचाया। पुष्यमित्र सुंग ने यहाँ पे बहुत हद तक वो भी यूनानी आक्रमणकारियों से देश को सुरक्षा कर रहे थे, कि ऐसा तो है नहीं था एकदम से आक्रमणकारी रुक गए थे यहाँ पे। साथ में फारस के आक्रमणकारियों की भी हमले हो रहे थे, उनको भी रोका। बाद में विक्रमादित्य जैसे शक, फिर हूण आने लग गए तो शकों के आक्रमणों को, हूणों के आक्रमणों को रोका। फिर मराठा, ठीक है, मराठाओं ने भी ऐसे ही क्या किया, कई सारे अफगानी आक्रमणकारियों को, कई सारे जो है तुर्क आक्रमणकारियों को, अरब आक्रमणकारियों को, खासतौर पे अफगान आक्रमणकारियों को यहाँ पे देश में आने से रुका। तो ऐसे कुछ प्रमुख प्रमुख नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, डिटेल में हम यहाँ पे इसको आपको बता देंगे। तो ठीक है, इस वजह से हम इनको याद रखते हैं कि हाँ, वाकई ये जो देश के बाकी ऐसे राजा थे जिन्होंने देश को ऐसे अलग अलग खतरनाक आक्रमणकारियों से बचाया, नहीं तो देश की आज कुछ बुरी स्थिति होती है, कुछ और स्थिति होती है। तो सिक्स ग्लोरियस रिपॉक है ये भारत के स्वर्णिम प्रश्न इतिहास के, इस वजह से भारत आज इस तरीके से देखने को मिलता है। ऊहशाप यानी कि 1927 में लिखी किताब है, जिसका मतलब होता है अछूतपन और अस्पृश्यता के खिलाफ एक लिखी गई किताब, ऊहशाप, ठीक है। अछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ लिखी गई किताब। इसमें दिखाया गया कि कैसे जाति व्यवस्था हिंदू समाज को खोखला कर रही है, और रत्नागिरी में उन्होंने सुधार आंदोलन का हिस्सा था, ठीक है। तो एक हमने किताब पढ़ी उनकी, सबसे पहले है ना यहाँ पे जो है जो फर्स्ट वर्ल्ड, सॉरी, क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट जो है रिवोल्यूशन ऑफ ग्रेट, क्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब गलत तरीके से यहाँ पे उसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ एक बार। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, माफ कीजिएगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो जाती है, उसके लिए माफी चाहूंगा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1980 सॉरी 1857 में, ठीक है। 1857 में वो किताब लिखी जिसमें उन्होंने ये बताया कि भारत का जो वो विद्रोह था 1857 का, वो एक सिपाही विद्रोह नहीं था कि केवल सिपाहियों ने यहाँ पे कोई क्रांति कर दी, सिपाहियों को कोई डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई तो उन्होंने क्रांति कर दी। दुनिया को इस तरीके से बताया गया था कि भारत में जो क्रांति हुई ना 1857 की, वो बस ऐसी क्रांति थी, सिपाहियों ने कर दी, उनको कोई डिमांड चाहिए थी। जैसे वो मंगल पांडे ने कुछ कोई डिमांड नहीं पूरी हुई तो मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, मेरठ के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, कोई बैरकपुर की छावनी विद्रोह हो गया, सिपाहियों का विद्रोह था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं था। उन्होंने समझाया कि देखो ऐसा था, यहाँ पे किसान मजदूर जमींदार, यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे जो सैनिक हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा भी हैं, वो भी यहाँ पे अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान होकर के क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो है हथियार झंडा उठाते हैं और यहाँ पे युद्ध में क्रांति में कूद जाते हैं। तो ये बताया उन्होंने। फिर उसके बाद माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, हिंदू पातशाही, ठीक है, इन सब के बारे में बताया। उसके बाद यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, जिसमें पितृभूमि और यहाँ पे पुण्य भूमि की बात की गई है। और एक और इम्पोर्टेंट ऊ शाप, जिसमें उन्होंने बताया है यहाँ पे अछूत और यहाँ पे अस्पृश्यता के खिलाफ। उसके बाद यहाँ पे संन्यस्त खड़ग, ठीक है, यानी संन्यस्त खड़ग 1931 में लिखी किताब है, प्रकाशित हुई, जो बुद्ध के अहिंसावाद और राष्ट्र की रक्षा के बीच द्वंद्व के को यहाँ पे समझाया है कि अगर हम बुद्ध के अहिंसावाद को फॉलो करेंगे, अहिंसा हिंसा की बातें करेंगे, और कल के दिन हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम उसके हमले को सह लेंगे और अपने आप को उसका कहीं ना कहीं अधीन घोषित कर देंगे क्या। तो इस बात को लेकर के उन्होंने तर्क वितर्क किए हैं और उसको अच्छे से समझाया है कि राष्ट्र की रक्षा जो है वो अलग है, बुद्ध की अहिंसा अलग है। उन्होंने फिर बाद में एक प्रॉपर कंक्लूजन दिया कि पूर्ण अहिंसा राज्य की सुरक्षा के लिए घातक हो सकती है। अगर पूर्ण अहिंसा पे चले गए ना, बुद्धि वाली अहिंसा पे, तो देश कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं रहेगा, देश पे हमला होता रहेगा। अगर राजाओं ने इस तरीके की व्यवस्थाएं अपनाई तो हमारा पूरा का पूरा जो समाज है, हमारा जो एक राष्ट्र की रक्षा है वो खत्म हो जाएगी। कोई दूसरा हमारे ऊपर आक्रांता क्या करेगा, आधिपत्य जमा लेगा। एक उत्तर क्रिया, ठीक है, हमने यहाँ पे कौन सी देखी, संन्यास खड़ग उश्राप। संन्यास खड़ग मतलब हमें खड़ग लेना चाहिए और तलवार उठाना चाहिए। उश्राप जिसमें अस्पृश्यता के खिलाफ बात की उन्होंने। उत्तर क्रिया में पानीपत के तीसरे युद्ध जो मराठाओं और अफगानों के बीच में हुआ था, इसमें मराठा शक्ति के पुनरुत्थान पर आधारित नाटक को इन्होंने वर्णित किया है। गौमांतक नाम की किताब में उन्होंने एक महाकाव्य काव्य रचना है जो उन्होंने
अंडमान जेल में लिखी थी। कमला, कमला क्या है ये? अंडमान जेल की दीवारों पर लिखी गई कविताओं का संग्रह है कि उन्होंने जो अंडमान जेल में 10 से 11 साल बाद बिल्कुल काल कोठरी में रहे थे वो। अगर काम भी करवाया जाता था तो काल कोठरी के अंदर ही करवाया जाता था, बिल्कुल बंद अंधेरे कमरे में। बताइए 10 साल तक एक बंद अंधेरे कमरे में रहना एक व्यक्ति के लिए किस प्रकार का यहाँ पे जो है एक अत्याचारी, एक जो पीड़ादायी एक समय रहा होगा। तो वो चीज उन्होंने जी है, वहां पे उन्होंने कविताएं लिखने की कोशिश की है, कुछ थोड़ा बहुत उजाला आता होगा, दीवारों पे लिखने की कोशिश की होगी। इससे उन्होंने अपना जीवन उस समय व्यतीत कर किया यहाँ पे। अब पत्र पत्रिकाओं की बात करें, लेख की बात करें, तो जर्नल्स के मामले में उन्होंने कुछ पत्रिकाएं लिखी हैं, जैसे कि तलवार नाम की पत्रिका। लंदन में रहते थे तो उन्होंने इस पत्रिका में लेख लिखे। मदन लाल ढींगरा जैसे लोगों ने भी यहाँ पे इन विचारों को फैलाने का प्लान किया या फिर इसमें अपना योगदान दिया। बिहारी, एक तो हमने देख ली यहाँ पे तलवार, दूसरी बिहारी मराठी पत्रिका जिसके लिए उन्होंने सावरकर ने स्वदेशी और बहिष्कार पर उग्र लेख लिखे। श्रद्धानंद, रत्नागिरी जेल से छूटने के बाद उन्होंने इस पत्रिका में किर्लोस्कर, क्या है किर्लोस्कर नाम से सामाजिक सुधारों पर लेख लिखे। उसके बाद यहाँ पे मनोहर नाम की पत्रिका के माध्यम से उन्होंने इसमें कई वैचारिक लेख छपे इसमें मनोहर नाम की पत्रिका में, ठीक है। इस तरीके से क्या है उन्होंने तलवार, बिहारी, श्रद्धानंद और मनोहर नाम की पत्रिकाएं लेख लिखी, उन्होंने पत्रिकाएं लिखी, लेख लिखे। सावरकर की पुस्तकों में निहित प्रमुख विचार, एग्जाम थीम्स के हिसाब से हमने आपको कुछ विचार बताए हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। इस पर्टिकुलर पत्रिका में, इस पर्टिकुलर पुस्तक में क्या विचार हैं जो एग्जाम में आपको बार बार पूछे जा रहे हैं, जो पूछ चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1857 का स्वतंत्र समर यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसमें क्रांति और सशस्त्र संघर्ष का दर्शन है। किसका दर्शन है? क्रांति और सशस्त्र संघर्ष का दर्शन है। इसमें ऑप्शन भी इसी प्रकार सिमिलर रखेंगे तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्रांति भी है और सशस्त्र संघर्ष है इसमें। हिंदुत्व की बात करें तो इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म का दर्शन है। हिंदू पद पादशाही के अंदर का अगर बात करें तो अखिल भारतीय हिंदू साम्राज्य की कल्पना की गई है। हिंदुओं के सैन्यकरण, हिंदुओं को हथियार उठा के रखना चाहिए, यहाँ पे लेना चाहिए। सिक्स ग्लोरियस एपॉक्स में उन्होंने अहिंसा को, अति को यहाँ पे कहीं न कहीं आलोचना की है। कैसे महात्मा बुद्ध और उनकी जो शिक्षाएं हैं जिससे अशोक जो है अहिंसावादी हो गए, तो उनकी वजह से देश क्या है कमजोर हो रहा है। कमजोरी की वजह से दूसरे जो आक्रामकता है वो इसका फायदा उठा करके देश को बर्बाद कर सकते हैं। आज अगर हमारे कुछ राजा महाराजों ने गलतियां नहीं की होती तो शायद हमारे देश में बहुत सारे आक्रांता ना होते, यूनानियों का आक्रमण ना होता, अफगानों का, अरबों का, तुर्कियों का आक्रमण ना होता, मुगलों का आक्रमण ना होता या फिर अफगानों का आक्रमण ना होता, तो देश में स्थिति कुछ और ही होती। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी नियति होती है उस हिसाब से तो चीजें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सावरकर के अकॉर्डिंग हम देखें तो देश का भविष्य अगर हम किसी अलग तरीके की व्यवस्था को फॉलो कर रहे होते शायद कुछ और भी होता, ठीक है। एक्सेस ऑफ नॉन वायलेंस की उन्होंने आलोचना की और सावरकर का मानना था कि बौद्ध धर्म की अति अहिंसा ने भारत को सैन्य शक्ति यानी मटेरियल मार्शल जो पावर है उसमें कमजोर कर दिया। भारत गुलाम जैसी कंडीशन में चला गया। भारत को ग्रेजुअली कमजोर बना करके रखा गया कि भारत ऐसा है, भारत गुरु देश, गुरु लड़ते नहीं है, शांत रहते हैं, भारत एक शांत देश है, शांति प्रिय देश है। भारत में यहाँ पे जो एक जो हिंसात्मक व्यवस्था है वो संचालित नहीं होती है। भारत तो यहाँ पे दुनिया को शांति का संदेश देने वाला देश है। तो यही चीजें बाद में गांधी जी भी कहते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा क्या है चीज बहुत ज्यादा परेशान करती है कि नहीं देश का अगर जो बर्बादी हुई है, आज की जनता हमारी जो इतनी आज भी वर्तमान में भी इतनी लेजीनेस कंडीशन में चली जा रही है, या देश के प्रति जो एक देश प्रेम है वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अब व्यक्तिगत स्तर पे अहिंसा को अपना लिया है जो हजारों सालों से चलता आ रहा है। अपने देश को यहाँ पे भला करने, उसको उद्धार करने, उसका विकास करने, उसकी सुरक्षा करने के बजाय अपने ऊपर काम करने का फोकस हमने ज्यादा कर लिया है। अपने को, व्यक्ति को प्रायोरिटी ज्यादा दे करके देश को प्रायोरिटी कम दे रहे हैं, तो यही व्यक्ति के लिए क्या है स्वार्थ सिद्धि की तरफ ले जाने वाला काम है। और जब व्यक्ति ऐसे चीजों में क्या है ज्यादा संलिप्त हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं देश की भलाई को दूसरी सेकंड या प्रायोरिटी मानते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए। याद रखने की ट्रिक है कुछ। 1857 1909 में हिंदुत्व यानी 1923 जागा, बादशाही आई, फिर जेल गए और अंत में 6 स्वर्णिम प्रश्न लिखे। 1963 में 6 स्वर्णिम प्रश्न लिखे। 1957 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा उन्होंने। याद होना चाहिए आपको, ये डेट सहित पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति 1909 में, हिंदुत्व वाली किताब हुई है हिंदू 1923 में जब वो अंडमान जेल से बाहर आए,
पातशाही वाली किताब जब वो थोड़ा सा और डेवलप हो गए तो उन्होंने शिवाजी के ऊपर बातें लिखना शुरू कर दी 1925 में। फिर जेल जो है, जेल जेल की कुछ घटनाओं को यहाँ पे जो है समझाने की कोशिश की, तो 1927 में अंत में 6 स्वर्णिम पृष्ठ यानी 6 ग्लोरियस एपॉक जो है 1963 में प्रकाशित करवाए गए। ठीक है। माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ नाम की जो जेल नाम की किताब है, ये जेल मतलब एक प्रकार से जेल जाने की पूरी कहानी उन्होंने बताई है माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में। माझी अनमाथिप, ठीक है, इस जनमाथिप इस प्रकार का टाइटल से इन्होंने किताब लिखी है। अब हम उनके कुछ नारे, कुछ वचन और कुछ यहाँ पे विद्वानों के विचारों को विस्तृत संकलन करेंगे। मतलब सावरकर ने कौन कौन सी बातें ऐसी बोली स्पेसिफिकली जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, कौन कौन से कथन है, नारे हैं, कौन कौन की व्यक्तित्व विचार हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अलग अलग लोगों ने उनके बारे में क्या कहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैन्यीकरण का नारा दिया, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हिंदुओं के सैन्यीकरण का जो नारा है, जो विचार है, कथन है, किसने दिया? तो वीडी सावरकर ने। राजनीति का हिंदूकरण करो, ठीक है, क्या करो? राजनीति का हिंदूकरण करो और हिंदुओं का सैन्यीकरण करो। हिंदुइज ऑल पॉलिटिक्स और ऑल मिलिटराइज हिंदुइज्म या हिंदूडम, ठीक है, यानी हिंदूवाद। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था की बात की। संदर्भ उस समय जो था वो था द्वितीय विश्व युद्ध का, क्योंकि वहां पे हिंदू जो है बहुत कमजोर स्थिति में थे। वहां पे उन्होंने समझाया कि हिंदुओं को अगर अपना जो है एक अपनी ताकत बना के रखनी तो उनको मिलिटराइज होना पड़ेगा, उनको सैन्यीकरण की तरफ जाना पड़ेगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं और फिर इस प्रकार की बातें करेंगे हिंदुओं के सैन्यीकरण की। हिंदू की परिभाषा संस्कृत श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताई कि हिंदू क्या है। तो आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभ पितृभू, सॉरी माफ कीजिए, इसको फिर से पढ़ूंगा। असिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूश्चैव सा वे हिंदू रीति स्मृता। तो इस प्रकार से उन्होंने पितृभू यानी पितृभूमि और पुण्य भूमि जिसकी दोनों भारत में है वो यहाँ पे हिंदू है। अर्थात समुद्र से लेकर के सिंधु नदी तक नीचे यानी समुद्र हिंद महासागर से लेकर के ऊपर कश्मीर में सिंधु नदी तक भारत भूमि है, जिसकी पितृभूमि और पुण्य भूमि है वही हिंदू है। जिसकी भारत भूमि भी भारत भूमि पुण्य भूमि है और भारत भूमि ही उसकी पितृभूमि है, वही व्यक्ति हिंदू है। तो जिसकी जो पितृभूमि है, पुण्य भूमि, कहीं कोई दूसरा देश है, वो हिंदू नहीं कहलाएगा। ये बातें किसने बोली है? ये बातें बोली यहाँ पे सावरकर ने। और सावरकर की यही बात यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा क्या रहती है, जो है शॉकिंग रहती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है कंट्रोवर्शियल रहती है, हिंदुओं के सैन्यकरण। और इस प्रकार से इस्लाम और हिंदू के बीच में एक जो दरार डालने की बात है, इस प्रकार की उनके द्वारा बोली जाती है। कुछ लोग उनको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि इन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार डालने का काम किया। कुछ लोग इसको हिंदुओं को मजबूत बनाने के रूप में भी लेते हैं कि उन्होंने हिंदुओं को मजबूत बनाया और देश की संस्कृति को पहली प्रायोरिटी दी। ठीक है। सावरकर के यहाँ पे प्रसिद्ध नारे और मूल मंत्र, यहाँ पे अगर बात करें तो धर्मांतरण पर क्या था हमने पढ़ लिया पहले, तो उनका सैन्यकरण पर, फिर देश में पितृभूमि पुण्य भूमि पर, फिर पढ़ेंगे धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है, यानी चेंज ऑफ रिलीजन इज चेंज ऑफ नेशनलिटी। यानी अगर आपने कोई भी धर्म परिवर्तन किया तो अपनी नेशनलिटी चेंज कर दी, हिंदू से मुसलमान या हिंदू से क्रिश्चियन बने तो आपने देश में जो नागरिकता है वो खो दिया, आपने राष्ट्रवाद खो दिया। ठीक है। तो उनका मानना था कि धर्म बदलते ही व्यक्ति की निष्ठा भी बदल जाती है, विशेषकर उन धर्मों में जिनके पवित्र स्थान भारत से बाहर है। अगर जिस व्यक्ति का मान लो हिंदू से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हुआ है, धर्म बदला है, तो यहाँ पे वो अब फिर अपने भारत के देवी देवताओं से जो है लगाव जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएगा। उसको विदेशों में, कहीं वेटिकन सिटी इटली में, कहीं जेरूसलम, कहीं उसको अमेरिका जैसे देशों में जाकर के अपने धर्म को प्रोपाउंड प्रतिपादित करना पड़ेगा। ठीक है। विज्ञान और यंत्र पर क्या है, तो हमें बैलगाड़ी के युग को छोड़ करके यंत्र यानी मशीनों के युग में प्रवेश करना चाहिए, ये बात बोली थी। क्योंकि यहाँ पे वो समझ गए थे कि हिंदुओं में जातिवाद और रूढ़िवाद हद से ज्यादा है, तो मशीनीकरण, वैज्ञानिकता और तर्क पे आधारित व्यवस्था जो है हमें हिंदू धर्म के अंदर अपनानी चाहिए। सावरकर के प्रमुख कथन अगर हम हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पे देखें तो हिंदुत्व वर्सेस हिंदूवाद के रूप में आप समझने यहाँ पे, तो हिंदुत्व और हिंदूवाद यानी हिंदुत्व और हिंदुइज्म जो है एक अलग अलग विचारधाराएं हैं। उन्होंने कहा कि हिंदूवाद केवल एक पंथ है, तो ये हिंदूवाद है ये क्या है, एक पंथ है, ओनली क्या है, पंथ है, एक एक जो है सेक्ट है। जबकि हिंदुत्व एक संपूर्ण इतिहास है, जाति है, संस्कृति है, ये ज्यादा बड़ी व्यवस्था है। हिंदुत्व एक बहुत बड़ी व्यवस्था है और जो हिंदूवाद है वो एक छोटी सी एक संकीर्ण सी व्यवस्था है, जिसमें क्या होता ये है कि पंथ रूप में दिखाया जाता है इसको। एक राष्ट्र के रूप में क्या विचार थे, तो भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र है,
या हिंदू लोग अलग रहते हो, मुसलमान लोग अलग रहते, तो यहाँ पे दो राष्ट्र का सिद्धांत जो है, अब इसको ऐसे मत लेना कि दो राष्ट्र यानी दो देश को बांटने का सिद्धांत है ये। दो राष्ट्र सिद्धांत मतलब यहाँ पे सावरकर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही देश में दो प्रकार की जो है व्यवस्थाएं हैं। एक हिंदुओं की अलग व्यवस्था है, चाहे और मुसलमानों की अलग है, चाहे रहने को लेकर के, चाहे पहनने खाने पीने सब कुछ करने, संस्कृति त्योहार सब कुछ में यहाँ पे बोलचाल में भी यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है। वो है यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों में। 33 के अहमदाबाद अधिवेशन, हिंदू महासभा का अधिवेशन चला था, लेकिन वे विभाजन के नहीं बल्कि हिंदू प्रवृत्ति के पक्षधर थे कि हमारा देश जो है अब दो राष्ट्र जैसा काम करता है जरूर नहीं दो राष्ट्र, लेकिन दो राष्ट्र जैसा काम करता है। जैसे हिंदू एक अलग राष्ट्र है, मुसलमान एक अलग राष्ट्र है, वहां पे हिंदुओं के वर्चस्व की बात करने की कोशिश करेंगे आगे। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा और नागरी यानी देवनागरी को यहाँ पे राष्ट्र लिपि होना चाहिए। बाकी आपको पता है देवनागरी तो हमारी लिपि राष्ट्रीय जो है बन चुकी है, लेकिन अभी भी हिंदी भाषा को यहाँ पे हमने देश की राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। बाकी लिपि के मामले में ऐसा भी नहीं कि हर चीज देवनागरी में ही लिखी जाएगी, जो जिसकी लिपि है उसमें लिखी जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से देवनागरी को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है हिंदी के मामले में, ठीक है। ये बात हमारी हो जाती है। इसके बाद सावरकर के मुख्य कथन 1857 की क्रांति पर ये है कि सिपाही विद्रोह नहीं था, स्वधर्म स्वराज्य के लिए लड़ा गया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन था, तो यह 1857 की क्रांति का संग्राम था। चलिए इसके बाद यहाँ पे अहिंसा पर क्या है, तो अहिंसा पर उन्होंने आलोचना की है। कहा है कि अत्याचारी को क्षमा करना पाप है, जहां शक्ति नहीं होती वहां अहिंसा का कोई मूल्य नहीं होता है। मतलब ये है कि यहाँ पे शक्ति है तुम्हारे पास तो अहिंसा ठीक है, करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब शक्ति ही नहीं है तो अहिंसा वाली चीजों में जाना पड़ेगा, तभी तुम अपना हक प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। शक्ति को वो कहते हैं कि दुर्बलता सबसे बड़ा पाप है, शक्ति बना के रखना चाहिए, दुर्बल कमजोर बन के रखोगे तो ये तुम्हारा नुकसान ज्यादा होगा। अशोक पर उन्होंने बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये किया है कि वो महात्मा बौद्ध के भिक्षुओं से प्रभावित होकर के अहिंसा के रास्ते को चुनते हैं और तलवार कुंद यानी भूतरी कर दी यहाँ पे उन्होंने, जो है जिससे हम गुलाम बन गए, मतलब एक प्रकार से तलवार को जो है उस पे जो है कमजोर कर दी, उसकी धार तोड़ दी, धार खत्म कर दी, या उस पे जंग लग गई है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं, और ये चीज कहीं ना कहीं सही नहीं है, ऐसे में देश कमजोर हो जाएगा। और ये अहिंसा का पाठ जब पढ़ाया तो उन्होंने ऐसा नहीं कि एक दो साल के लिए अहिंसा, पूरे 20 25 30 साल तक अहिंसा बनी रहेगी, तो लोगों के अंदर जो भावना है देश के प्रति लड़ने की कुछ करने की वो खत्म हो जाएंगे, वो अपना सोचेंगे। फिर जब देश में देश वाली प्रायोरिटी खत्म हो जाए तो लोग फिर अपने पे, अपने समाज पे, अपने घर परिवार इन पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास अभी क्या है, जॉब नहीं है, अभी तुम्हारे पास जॉब नहीं है और अभी बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हो, तो आपके दिमाग में आता होगा कि भगवान ने करे एक बार जॉब लग जाए, फिर मैं देखना ऐसे गरीब बच्चों को जो मेरी तरह जीवन जी रहे हैं ना उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है फायदा पहुंचाऊंगा। लेकिन जिस दिन जॉब लग जाएगी तो आपके खुद के ख्वाब बढ़ जाएंगे, चलो अब ऐसा करता हूँ घर ले लेता हूँ, चलो अब ऐसा करता हूँ कार ले लेता हूँ। तो ये क्या है, जब व्यक्ति की जो नीड पूरी हो जाए तो वो अगली नीड के लिए बढ़ता है। लेकिन हम अगर नीड ही फिक्स कर दें कि आपको ये करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो व्यक्ति निश्चित रहता है कि उसको क्या करना है। तो वही बात है यहाँ पे सामाजिक सुधारों को लेकर के, यहाँ पे उनका भी कहना है कि हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे पास जो संसाधन है, ठीक है, हमारे पास जो संसाधन है उनका हमें सदुपयोग करें, और जो हमें जिस वक्त जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट है हम उस पर फोकस करें, ठीक है। चलिए, तो वही ये है कि एक प्रकार से नीड आधारित व्यवस्था चलती है, ठीक है, नीड आवश्यकता आधारित व्यवस्थाएं चलती हैं। अगर हम वही फिक्स कर दें कि तुम्हें देश को पहले रखना है, हमें राष्ट्र को पहले रखना है, तो हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं कि हमें अपना भला करना है, अपना स्वार्थ पूरा करना है, हमें देश हर वक्त दिखेगा। बात ये है, ये सावरकर चाहते थे। जाति के मामले में उस जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ उखाड़ फेंकना चाहता हूँ जिसने हिंदू समाज को 7 बेड़ियों में जकड़ रखा है। वो 7 बेड़ियों को हम देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में। सप्तबंदियां जिनको कहते हैं, सप्तबंदियां याद रखना। गाय को लेकर के, गाय एक उपयोगी पशु है। अब गाय को लेकर के अंधविश्वास है लोगों में, से वो कहते हैं यहाँ पे कि बहुत गलत तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देश की गायों को एक जो है सम्मान देने का बोल तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि गाय एक उपयोगी पशु है, कम से कम यही मान लो, बहुत बड़ी बात है। माता या देवता मत मानो, क्योंकि माता और देवता मानने से कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। गाय को माता या देवता मानने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम गाय को लावारिस से छोड़ दोगे, है ना। बस वो दिखावे की जो है देवता देवी माता माना जाता है, उनको ऐसे खुले में ही घूमना पड़ता है, विचरना पड़ता है। तो ये चीज उन्होंने समझी यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि कम से कम गाय को एक उपयोगी पशु मानोगे तो कम से कम उसका कोई न कोई यूटिलाइजेशन होगा, उसको खाना दोगे, उसका दूध का उपयोग करोगे, ठीक है, और भी चीजें होंगी। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक उपयोगी पशु होने के नाते यहाँ पे जब हम समझेंगे
तो हमें उसकी जो है रिस्पेक्ट करना ऑटोमेटिक आ जाएगा। कभी कभार क्या होता है, इतिहास जो है ना ऐसे बढ़ता है आगे कि हमें कुछ चीजें फिक्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब देखो इतिहास में तो हमने देखो पढ़ा पता है वैदिक काल में कि गाय की जो पूजा होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत पवित्र होती है, लेकिन आज के दौर में क्या वो पूजा की बजाय यहाँ पे अगर हम उसको सम्मान करने लगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। पूजा तो आज भी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है गायों की स्थिति क्या है। लेकिन हम वो पूजा पाठ ना करके उनको 2 घंटे 1 घंटे कम से कम सम्मान के साथ खाना खिलाएं, भोजन कराएं, घास खिलाएं गायों को, ये ज्यादा बेटर होगा पूजा करने की बजाय, ठीक है। तो साल भर में एक दिन पूजा करने से कोई जो है गाय की स्थिति नहीं सुधरेगी, गौ हत्याएं वगैरह नहीं रुकेगी, गाय को हमें उपयोगी पशु के रूप में समझना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि माता या देवता नहीं मानो, इनको नहीं हो सकती है, बुद्धिमान मनुष्य को पशु की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये कथन अक्सर तर्कवाद से संबंधित है, किसका है, ये सावरकर का कथन है, ठीक है। फिर अन्य विद्वानों की बात करें तो इंदिरा गांधी जो है पूर्व प्रधानमंत्री, अन्य विद्वानों के सावरकर के प्रति विचार, अब अन्य विद्वान क्या कहते हैं उसमें इंदिरा गांधी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सावरकर भारत के महान एक सपूत हैं, भारत के एक सपूत हैं या सपूत थे, उनका साहसी जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। 1970 में सावरकर पर डाक टिकट जारी करते समय कहा था, ये प्रश्न कई बार, अब देखिए इंदिरा गांधी जो खुद एक कांग्रेसी नेता है, उन्होंने खुद सावरकर की तारीफ की है, बताया है, डाक टिकट तक उनके नाम पे जारी की गई है। और आज वर्तमान में आप समझ रहे हो हमारे देश में लोग किस प्रकार से एक व्यक्ति क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचारक, हाँ तरीके सबके अलग हैं, किसी को यहाँ पे हिंसा का सहारा लेकर के देश को आजाद कराना है, किसी को यहाँ पे अहिंसा के माध्यम से, तो हमें समझना पड़ेगा कि सब यहाँ पे आखिर देश का भलाई का एक जो है तरीका अपना रहे हैं, भलाई करने के लिए कर रहे हैं। हमें किसी को अच्छा बुरा ना बोल करके, किसी को कम अच्छा किसी को ज्यादा अच्छा बोल करके हम यहाँ पे बोल सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे सम्मान दे सकते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सावरकर को एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार कहते हैं, एक चिंगारी नहीं एक अंगार कहते हैं। सावरकर माने तेज और सावरकर माने त्याग और सावरकर माने तप, ये बात जो है अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा बोली जाती है। उसके बाद भगत सिंह ने भी कहा है कि सावरकर की पुस्तक जो 1857 की क्रांति का स्वतंत्र समर जो है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का, इसका गुप्त संस्करण छपवाया, और सावरकर को बहादुर और निडर क्रांतिकारी मानते थे। उन्होंने अपने लेखों में सावरकर को विश्व प्रेम वाली विचारधारा की तारीफ की। मतलब ये है कि एक सावरकर के द्वारा लिखी किताब थी, आपको पता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की किताब। अब इसको छपवा करके जन जन तक पहुंचाना है, लोगों को वाकिफ कराना है कि भारत की जो क्रांति थी वो भारतीयों के द्वारा की गई समग्र क्रांति थी, संपूर्ण क्रांति थी, एक किसी खास वर्ग के द्वारा क्रांति नहीं की गई थी, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इसके बाद सी राजगोपालाचारी ने क्या कहा, तो सावरकर क्रांतिकारियों के राजकुमार है, प्रिंस अमंग रेवोल्यूशनरीज, ये लाइन हमें मिलेगी किसमें, राजगोपालाचारी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद एम एन रॉय यहाँ पे क्या कहेंगे, तो एम एन रॉय जो घोर वामपंथी है, वामपंथी मतलब कम्युनिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, उन्होंने सावरकर के तर्कवाद और विज्ञानवाद की प्रशंसा की है, और कहा कि सावरकर एकमात्र हिंदू नेता है जो आधुनिक सोच रखते हैं, ठीक है। सावरकर एकमात्र हिंदू नेता है जो आधुनिक सोच रखते हैं, क्योंकि हिंदुओं में ज्यादातर नेता कैसे हैं, पुरानी सोच रखने वाले, हिंदुओं में ज्यादातर नेता कैसे हैं, सावरकर के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन ऐसे हैं इतने संकीर्ण बुद्धि वाले कि हिंदू धर्म के खिलाफ बोल ही नहीं पाते हैं, हिंदू धर्म में को भी कमियां हैं वो बता ही नहीं पाते हैं। लेकिन सावरकर जो है जो भी हिंदू धर्म के विकास में काम कर सकते हैं, उन्होंने इतना किया जो कोई दूसरा हिंदू नहीं कर सकता। लेकिन हिंदू धर्म में कोई कमियां दिखेंगी तो अच्छा व्यक्ति वो बताएगा भी कि ये कमी है, इसको ठीक करना चाहिए, ठीक है। फिर के बी के हिड़केवार यानी कि सावरकर की सावरकर जी का जो हिंदुत्व ग्रंथ है, इसका हमारे लिए गीता के समान यहाँ पे क्या है, महत्व है, ये बात यहाँ पे देखने को मिलती है। एग्जाम स्पेशल जो है आपसे बार बार एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती है कंफ्यूज करती है, वो है गाय पर अगर प्रश्न आए कि किसने गाय को देवता मानने से इनकार किया, तो सावरकर हो जाएगा। गांधी जी ने तो यहाँ पे, और दयानंद सरस्वती जो है यहाँ पे क्या करते, गांधी दयानंद सरस्वती मत लगा देने यहाँ पे, आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो क्लियर आपको ये है कि बात में कि कई सारे हिंदू नेता पढ़ते, दयानंद सरस्वती, गांधी जी, फिर विवेकानंद, हमें इतना क्लियर नहीं होता है, अरविंदो भी हैं, फिर सावरकर भी आ गए हैं, तो हमें इतना क्लियर नहीं होता है कि हाँ हमें जो बात ही बोली जा रही गाय के ऊपर, शायद ये सावरकर ने बोली होगी, या फिर शायद भगत सिंह, या फिर शायद राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, या फिर यहाँ पे जो है ये स्वामी विवेकानंद बोल रहे होंगे। अहिंसा पर क्या बोला गया है, अहिंसा परमो धर्मा को सावरकर अधूरा मानते थे, वे कहते थे अहिंसा परमो धर्मा तथैव चा, तभी तक जब तक कि सामने वाला भी अहिंसक हो।
ये लाइन आपने जनरली अभी बहुत ज्यादा न्यूज में सुनी होगी। जो बिल्कुल प्रवक्ता होते हैं यहाँ पे, सावरकर के समर्थक होते हैं, वो कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म तथैव च, ठीक है, तथैव च यानी जहां तक संभव हो तभी तक अहिंसा करो। जहां पे लग रहा है कि अब हिंसा करना कोई मतलब नहीं है, हिंसा करना पड़ेगा, तब हिंसा करो, ठीक है। तो इंदिरा गांधी का कथन यहाँ पे ये है कि अक्सर छात्रों को गलत लगता है कि, लेकिन ये सत्य है यहाँ पे कि इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत का सपूत कहा था, ठीक है। इंदिरा गांधी का जो लाइन है, ये वर्ड आप, ये लाइन या एक वर्ड याद कर लो, सपूत, भारत का सपूत। सावरकर को किसने कहा? तो इंदिरा गांधी ने ही कहा। बिल्कुल क्लियर कट, आपको याद होना ही चाहिए। चलिए, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सावरकर के द्वारा स्थापित की गई अलग अलग संस्थाएं, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।